हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ जुमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ की लाइफ में यूज़ होने वाले इंग्लिश के 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में। बिलीव मी गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स टू ब्रश अप योर स्पोकन इंग्लिश। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से 5 स्ट्रक्चर्स हैं और इनका क्या यूज़ है। हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलना होता है ना, बोलो बोलो। कई लोगों की तो बात बात पर बोलने की आदत होती है ना, तुम एक और चाय लोगे, है ना, तुम उस दिन रो रहे थे, है ना। तो ये है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आइए देखते हैं। गाइज, है ना को इंग्लिश में बोला जाता है इज़न्ट इट। इज़न्ट इट का मतलब होता है ना। इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम कुछ कंफर्म करना चाहते हैं। चलिए इज़न्ट इट को यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस और उसके बाद बोला जाता है इज़न्ट इट। इज़न्ट इट के बाद क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई किया जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तुम एक और चाय लोगे, है ना। यू विल टेक वन मोर टी, इज़न्ट इट। वो वहाँ पर सो रहा था, है ना। ही वॉज स्लीपिंग देयर, इज़न्ट इट। ये बहुत टेस्टी है ना। इट इज़ वेरी टेस्टी, इज़न्ट इट। तुम कल दिल्ली जा रहे हो, है ना। यू आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, इज़न्ट इट। वो एक और बर्गर खाना चाहती थी, है ना। शी वॉन्टेड टू ईट वन मोर बर्गर, इज़न्ट इट। मैं हैंडसम लग रहा हूँ, है ना। आई एम लुकिंग हैंडसम, इज़न्ट इट। कई बार हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, हमारा क्या होगा। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा। अब सवाल यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो आइए सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है और वो स्ट्रक्चर है व्हाट विल बिकम ऑफ। गाइज, ये बहुत कमाल का स्ट्रक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसको यूज़ करने का रूल क्या है ताकि सेंटेंसेस बनाने में कोई गलती ना हो। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है व्हाट विल बिकम ऑफ और उसके बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट या फिर नाउन। कुल मिलाकर यहाँ पर उसको मेंशन किया जाएगा जिसकी हम चिंता कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरा क्या होगा तो व्हाट विल बिकम ऑफ मी। तुम्हारा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ यू। और लास्ट में हम लिखेंगे अदर वर्ड्स अगर बचते हैं तो। गाइज, ये जो विल बिकम है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। जैसे अगर हम पास्ट की बात करें तो व्हाट विल बिकम ऑफ की जगह हम बोलेंगे व्हाट बिकेम ऑफ। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ यू डोंट टीच। अगर तुम एक हफ्ते के लिए घर जाओगे तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ योर जॉब इफ यू गो होम फॉर 1 वीक। मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। उसका क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ हिम या फिर हर अगर वो एक फीमेल है। मेरे पैसों का क्या हुआ, व्हाट बिकेम ऑफ माई मनी। यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है इसलिए विल बिकम की जगह बिकेम का यूज़ किया है। बिकेम बिकम की ही सेकंड फॉर्म है। हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मुझे पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है, मुझे पता है वहाँ तक पैदल जाना कितना मुश्किल है, मुझे पता है उसे मनाना कितना मुश्किल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, मतलब इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आइए देखते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ का मतलब होता है मुझे पता है कितना मुश्किल है या फिर मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है। आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ और उसके बाद बोला जाता है टू और टू के बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। गाइज इसमें ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और ये हमारे बोलने के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। और ये जो नो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। और ये जो इट के बाद इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर हम पास्ट की बात करें तो इज की जगह वॉज बोला जाएगा और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल बी बोला जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है, या फिर मैं जानता हूँ पैसे कमाना कितना मुश्किल है। I know how difficult it is to earn money। यहाँ पर हम एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पूछ नहीं रहे हैं, केवल बता रहे हैं। ये केवल नॉर्मल स्टेटमेंट है। मुझे पता है उसे मनाना कितना मुश्किल है, या फिर मैं जानता हूँ उसे मनाना कितना मुश्किल है। I know how difficult it is to convince him, या फिर हर अगर वो एक फीमेल है। उसे पता है बिना खाना खाए सोना कितना मुश्किल है। He knows how difficult it is to sleep without eating food। हमें पता है लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना कितना मुश्किल था। ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं। We know how difficult it was to stay home during lockdown। वो जानता था वहाँ रहना कितना मुश्किल था। He knew how difficult it was to live there। वो जानती है खाना बनाना कितना आसान है। She knows how easy it is to cook food। आप एडजेक्टिव को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने डिफ़िकल्ट की जगह ईजी बोला है। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा और खाना खाऊंगा, चलो थोड़ा सा और रुक जाते हैं, वो थोड़ा सा और बात करना चाहता है, प्लीज़ थोड़ा सा और रुक जाओ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो थोड़ा सा और है इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इसके लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है सम मोर। सम मोर का मतलब होता है थोड़ा सा और या फिर कुछ और। थोड़ा सा और कुछ और, इन दोनों का एक ही मतलब है, केवल कहने का फ़र्क है। आप केवल मोर बोलकर भी काम चला सकते हैं क्योंकि मोर का मतलब होता है और, लेकिन जब हमें बोलना हो थोड़ा सा और तब हम सम मोर का यूज़ करते हैं। मोर बोलने से ये क्लियर नहीं होता कि कितना और। इसको यूज़ करने का कोई फिक्स रूल नहीं है क्योंकि इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। मैं थोड़ा सा और खाना खाऊंगा, आई विल ईट सम मोर फूड। चलो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, लेट्स वेट सम मोर। वो थोड़ी सी और बात करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टॉक सम मोर। क्या तुम थोड़ा सा और रुकना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्टे सम मोर। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और आराम करना चाहिए, आई थिंक वी शुड टेक सम मोर रेस्ट। क्या तुम थोड़ी सी और जगह दे सकते हो, कैन यू गिव सम मोर स्पेस। अक्सर अपनी डेली लाइफ में अपनी लैंग्वेज में हमें बोलना होता है छूट है या इजाज़त है, जैसे कि तुम्हें कुछ भी खाने की छूट है, तुम्हें यहाँ बैठने की इजाज़त है, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो छूट है या फिर इजाज़त है इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है और वो स्ट्रक्चर है वेलकम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब किसी चीज़ की छूट या फिर इजाज़त की बात होती है तब वेलकम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आप इसकी जगह अलाउड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोलना होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बोलनी होती है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बोलना होता है वेलकम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने की इजाज़त है, यू आर वेलकम टू ईट एनीथिंग हियर। हमें वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी, वी वर नॉट वेलकम टू सिट देयर। क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है, एम आई वेलकम टू कम इन।
उसे फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है या छूट है। ही इज़ वेलकम टू टॉक ओवर द फ़ोन। उस रूम में हमें घुसने की इजाज़त नहीं थी या छूट नहीं थी। वी वर नॉट वेलकम टू एंटर दैट रूम। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन 5 स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।